नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सृजनशीलता से संबंधित रहेगा। तो सृजनशील या सृजनशीलता किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता होती हैं, कितने प्रकार की होती है, कैसे हम सृजनशील बालक को पहचान सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सृजनशीलता देखिए, इसमें स्किनर महोदय के अनुसार इसकी परिभाषा दी है। सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है व्यक्ति की भविष्यवाणी, निष्कर्ष नवीन, मौलिक व असाधारण हो। अर्थात सृजनशीलता से तात्पर्य कि हमारा कोई भी अगर बालक है वह सामान्य बालकों की अपेक्षा उसमें नवीनता हो, मौलिकता हो। अर्थात कोई भी अगर कार्य कर रहा है उस कार्य को करने की उसका क्रियाकलाप अन्य बालकों से भिन्न हो और उसमें कुछ नवीनता एवं मौलिकता दिखाई अगर दे रही है तो वो बालक सृजनशील है। स्टैन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तथा उपयोगी हो, नवीन हो, कुछ अलग हो तथा इसके साथ ही वह हमारे जीवन, समाज, व्यवहार में उपयोगिता सिद्ध करने वाला हो, ऐसा ही कार्य सृजनशीलता के कार्य के अंतर्गत आता है। रोजर व स्टीन के अनुसार सृजनशीलता को उत्पादन कहा जाता है। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने की जो क्रियाविधि होती है, उस क्रियाविधि के द्वारा हम किसी भी कार्य का उत्पाद करते हैं, अर्थात उसमें नवीनता प्रदान करते हैं, वो ही कार्य सृजनशील इन्होंने माना है। अर्थात रोजर व स्टीन के अनुसार सृजनशील जो कार्य है वह उत्पाद के रूप में किया जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनशीलता के प्रमुख तत्व, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनशीलता के प्रमुख तत्व, तो इसमें देखिए तात्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी सामान्य बालक उस कार्य को कर रहे हैं, कोई भी बालक अगर उस कार्य को तात्कालिक परिस्थिति मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार न करके उस कार्य को अलग तरीके से कर रहा है, नवीनता उसमें पाई जा रही है, तो वो हमारा कार्य सृजनशील कार्य कहलाएगा। समस्या की पुनर्व्याख्या, हमारे सामने कोई भी समस्या होती है, उस समस्या की हम पुनर्व्याख्या कर रहे हैं। या फिर समन्वयशीलता, समन्वयशीलता उस कार्य को अपने पुराने कार्य से नवीनता प्रदान करते हुए कुछ नया उसमें कर रहे हैं, वो कार्य हमारा सृजनशील कार्य होगा। दूसरों के विचारों में परिवर्तन लाने की योग्यता भी इसमें पाई जाती है। जैसे कई बार होता है कि हमारे समाज में अनेक रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं, उन रूढ़िवादी परंपराओं को इस सृजनशीलता के माध्यम से हम उनके विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं तथा अपनी आधुनिकता को समाज में अच्छे ढंग से लागू करने में मदद कर सकते हैं। अब इसके बाद सामान्य इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें सृजनात्मकता की, देखो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सबसे अधिक मौलिकता मिलती है। मौलिकता मीन्स किसी भी कार्य को सत्य निष्ठा से किया जाना, अर्थात उस कार्य का उत्पादन करना। उत्पादन भी ऐसा करना चाहिए जिससे उसमें हम किसी की बिना नकल किए अपने क्रिएटिविटी के आधार पर, अपनी जिज्ञासा रुचि के आधार पर उस कार्य को करते हैं, वो कार्य हमारा मौलिक कार्य कहलाता है। जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं तो अन्य उत्पादन से वो भिन्न होता है और भिन्न होने के कारण उसमें नवीनता पाई जाती है। इसके बाद वो नवीनता तो है, उसमें मौलिकता भी है, लेकिन वो ऐसा कार्य होना चाहिए वो हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए, हमारे जीवन में जिसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए। जो भी कार्य होगा वह हमारे जीवन से संबंधित या अन्य कार्यों से संबंधित उपयोगी होगा। ऐसा कार्य बिना टेंशन के, बिना दबाव के किया जाना चाहिए। अर्थात परिहास प्रियता, हंसी मजाक की प्रवृत्ति ऐसे बच्चों में पाई जाती है तथा ऐसे बच्चे बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले होते हैं और वो स्पष्टवादी विचारधारा के होते हैं तथा अधिक महत्वाकांक्षी न होने के कारण अपनी सीमित महत्वाकांक्षी से अपना कार्य करते हैं। ऐसे बालकों में अध्ययन
प्रमुख रूप से सामान्य पाया जाता है, अर्थात सामान्य बच्चों की भांति ही उसका अध्ययन कार्य होता है। अध्ययन में रुचि उनकी सामान्य होती है तथा उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वो लगभग सामान्य बच्चों से अधिक होती है। और अगर बुद्धिलब्धि को अगर देखें तो सृजनशील बालक की बुद्धिलब्धि प्रतिभाशाली से कम और सामान्य बच्चों से अधिक लगभग 120 के लगभग होती है। इनमें कल्पनाशीलता की बाहुल्यता होती है तथा संवेदनशीलता होती है और अधिक भावुक होते हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है। संगठन की योग्यता अधिगम के माध्यम से और अधिगम स्थानांतरण की योग्यता इनमें पाई जाती है, अर्थात एक सीखी हुई चीज को दूसरी नवीन परिस्थितियों में उसका उपयोग कर लेते हैं, वही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक ही समय में बहुत से विचारों को सम्मुख रखने की योग्यता इनमें पाई जाती है, अर्थात इनमें विविधता भी पाई जाती है तथा विभिन्न प्रकार के विचारों को एक निश्चित समय में रखने की इनमें योग्यता पाई जाती है तथा इनमें जो विचार रख रहे हैं उन विचारों में प्रभावशीलता भी पाई जाती है, चाहे तो उनको प्रस्तुत करने से संबंधित हो या फिर उनका विस्तार से वर्णन करने से संबंधित हो। उनके जो विचार होते हैं उनमें प्रभावशीलता पाई जाती है। इसके बाद उच्च स्तर की सौंदर्यात्मक अनुभूति भी होती है तथा गतिशीलता होती है। एक स्तर या एक जगह पर रुकने वाले नहीं होते हैं तथा निरंतर गतिशील होते हैं ऐसे विद्यार्थी, तथा उस गतिशीलता में इनका उत्साहीपन भी होता है। कोई भी कार्य करते हैं उत्साह से करते हैं, रुचिपूर्वक करते हैं और जिज्ञासा को शांत करने के लिए करते हैं। ऐसे में ऐसे बालकों का वातावरण के प्रति भी जागरूक होते हैं तथा काठिन्य निवारण, कोई भी शब्द अगर कठिनता लिए होता है उस काठिन्य निवारण का भी प्रयोग ये सृजनशील बालक करते हैं। अब देखिए आगे अगला पॉइंट आता है, टेलर के अनुसार सृजनात्मकता के प्रकार। सृजनात्मकता के प्रकार, सबसे पहला जो प्रकार है आविष्कार सृजनात्मकता, अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं उसकी नवीन खोज की जाती है। ऐसे बालक नवीन खोज करते हैं, कोई भी कार्य की आविष्कार करते हैं और आविष्कार को नवीनता प्रदान करते हैं जिससे उसमें सृजनात्मकता मिलती है। वह नवीन खोज से संबंधित होता है। नवाचार सृजनात्मकता, मैंने अभी आपको बताया कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें नवीनता प्रदान करते हैं और नवीनता नवीन व मौलिक अर्थ देने से संबंधित होती है। इसके बाद अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति का मीन्स हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता होती है, अर्थात सामने वाले को दिखाने से संबंधित होती है। जैसे पेंटिंग है या फिर वाद विवाद से संबंधित है या फिर कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं वेस्टेज वस्तुओं से एक उपयोगी वस्तु बनाने से संबंधित कला है, वो सभी अभिव्यक्ति सृजनात्मकता से संबंधित होती हैं। इसके बाद उत्पादन सृजनात्मकता, उत्पादन सृजनात्मकता से संबंधित है। कलात्मक एवं वैज्ञानिक वस्तु उत्पादन, कलात्मक एवं वैज्ञानिक वस्तु का उत्पादन हमारी उत्पादन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। आपत्तिक सृजनात्मकता, आपत्तिक सृजनात्मकता होती है अल्प तुरंत किसी समस्या का नया मौलिक अर्थ खोजना, अर्थात आपत्तिक सृजनात्मकता का अर्थ है कि हम कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या का समाधान कर रहे हैं वह तुरंत के तुरंत बहुत जल्दी उसका समाधान करते हैं, वो हमारा मौलिक अर्थ उसका खोजते हैं, वही आपत्तिक सृजनात्मकता कहलाती है। इसके बाद टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मक विद्यार्थियों को पहचानने के लिए निम्न गुणों एवं की सूची प्रस्तुत की है। टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के लिए जो पहचानने की सूची प्रस्तुत की है उसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें मौलिकता मिलती है, किसी भी कार्य को करने से संबंधित वो सत्यनिष्ठा का पालन करता है। इसके बाद ऐसे विद्यार्थी स्वतंत्र निर्णय लेने की उनमें क्षमता होती है, अर्थात कोई दबाव में निर्णय न लेकर स्वतंत्र निर्णय
लेते हैं। विनोद प्रियता होती है, जिज्ञासा होती है, संवेदनशीलता होती है और स्वायत्तता होती है। कोई भी कार्य अपने के द्वारा करना पसंद करते हैं। अब इसके बाद अगला आता है सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं। सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं, सबसे पहले जो अवस्था है आयोजन से संबंधित है। इसमें आवश्यक तत्व एवं प्रमाणों को एकत्रित किया जाता है। इसके बाद उद्भवन से संबंधित है। इसमें निष्क्रियता की आवश्यक अवस्था चिंतन को देता है कुछ समय के लिए। आयोजन के बाद हम कोई भी कार्य अगर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा दिमाग उससे संबंधित थोड़े समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है। उस निष्क्रिय दिमाग को हम चिंतन का रूप दे देते हैं और वो ज़्यादा समय तक ना रहकर कुछ समय के लिए रहता है। इसके बाद प्रबोधन। प्रबोधन समस्या का समाधान नजर आना। जब हम किसी भी कार्य से संबंधित चिंतन करते हैं तो चिंतन के द्वारा उस कार्य के लगभग उस समस्या के समाधान तक हम पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्रमाणीकरण, संशोधन, सत्यापन, समाधान, निष्कर्ष जांच, मूल्यांकन आदि प्रकार से हम समस्याओं का समाधान करते हैं। अब इसके बाद सृजनात्मकता का स्वरूप। सृजनात्मकता का स्वरूप। सृजनात्मकता का स्वरूप। तो इसमें सबसे पहला आता है सृजनात्मक जन्मजात व अर्जित होती है। सृजनात्मक जन्मजात व अर्जित होती है। अगला बिंदु आता है सृजनात्मक बालकों की जो औसत बुद्धि लब्धि होती है वो 110 से 120 के मध्य पाई जाती है, अर्थात सामान्य बच्चों से अधिक पाई जाती है तथा प्रतिभाशाली बच्चों से कम पाई जाती है। अगला है सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने वाला होता है। अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने वाला होता है, अर्थात एक विस्तृत सोच वाला बालक सृजनात्मक बालक होता है। सृजनात्मक का विकास बाल्यावस्था से शुरू होकर 30 वर्ष की अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। सृजनात्मक सार्वभौमिक होता है। सृजनात्मक प्रक्रिया व परिणाम दोनों होता है। इसके द्वारा प्रक्रिया अर्थात हम कार्य करने की प्रक्रिया को सीखते हैं तथा इसके द्वारा हम परिणाम तक भी पहुंचते हैं, इसीलिए इसको सार्वभौमिक कहा गया है। इसके द्वारा मानसिक क्रिया जिसका प्रशिक्षण द्वारा विकास किया जा सकता है तथा सृजनात्मकता मूर्त चिंतन से संबंधित होता है, अमूर्त चिंतन से संबंधित होता है, शाब्दिक होता है, अशाब्दिक रूप भी इसका हो सकता है। अब इसके प्रमुख जो सिद्धांत हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत, चौथा है इसमें अस्तित्ववाद का सिद्धांत। देखिए मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। पूर्व चेतना के विकास पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। इसके बाद साहचर्यवाद का सिद्धांत रिवोट के द्वारा दिया गया तथा ये उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन होता है। अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत कोलर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने सृजनात्मकता अवबोध पर निर्भर करती है, अर्थात उनकी सोचने समझने की शक्ति पर यह निर्भर करती है। अस्तित्ववाद का सिद्धांत विलियम वुंड के द्वारा दिया गया है। सृजनात्मकता मिलन व सामंजस्य पर निर्भर करती है, अर्थात सामाजिकता को बढ़ावा देने वाली होती है और सामाजिक परिस्थितियों में एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने में सृजनात्मकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की भूमिका। पहला इसमें वस्तुओं में संबंध स्थापित करना, पर्याप्त स्वतंत्रता
उत्तर देने में स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। उचित अवसर व वातावरण उपलब्ध कराना, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, उचित अवसर व वातावरण उपलब्ध कराना, अभिनय कार्यक्रमों का आयोजन करना, समस्या समाधान व खेल विधि का प्रयोग करना, मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली का प्रयोग करना, शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग, जैसे रिचर्ड सुचमैन का प्रशिक्षण प्रतिमान है, ऐसे प्रतिमानों का प्रयोग करना जिसके द्वारा बालक अपनी स्वतंत्रता से अपने विचार रख सके तथा उसमें मौलिकता प्रदान की जा सके। तो आज हमने सृजनात्मकता से संबंधित अध्ययन किया है, जिसमें इसकी परिभाषा, विशेषताएं, इसके आयाम, प्रकार तथा इसका स्वरूप और शिक्षक इसमें क्या क्या विशेष परिवर्तन ला सकता है। तो अगले अध्याय के साथ फिर से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।